अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सी सेक्शन। सी सेक्शन जब भी डिलीवरी का टाइम आता है और डॉक्टर आपको कह देती है कि आपका सी सेक्शन होगा, तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या सी सेक्शन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और ये हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा बात माइंड में आती है वो ये आती है कि डॉक्टर जो है वो पैसे बटोरने के लिए हमारा सी सेक्शन करना चाहती है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी रीज़न्स जिसकी वजह से सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है वो डिस्कस करूँगी। सेकंड, मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा हेल्प करे, और इसी में मैं आपको बताऊँगी कि सी सेक्शन का सारा प्रोसीजर क्या होता है। देन थर्ड थिंग, रिकवरी टिप्स, जिससे आपकी जल्दी से जल्दी अगर आपका सी सेक्शन होता है तो रिकवरी हो सकती है। क्योंकि सी सेक्शन दो तरह का होता है। एक तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी चल रही है और एमरजेंसी में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डॉक्टर आपको फ़ौरन से कहता है कि अब आपका सी सेक्शन होगा, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर आपसे बेहतर जानता है और वो उस टाइम पे वही स्टेप्स करता है जो आपके और आपके बच्चे के लिए सेफ़ हों। इसलिए किसी की भी जान खतरे में मत डालें और डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें। इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सी सेक्शन को प्रेफर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी से, और वो अपना सी सेक्शन प्लान करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्लान्ड सी सेक्शन। मतलब कि वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने सी सेक्शन करवाना है। उसके लिए जो उनको डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दी होती है उससे तकरीबन हफ्ता पहले वो अपना सी सेक्शन करवा लेते हैं, ताकि उन्हें जो नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स होती हैं उसे गुजरना ही ना पड़े। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है कि आपके कूल्हों की हड्डी छोटी है और उसकी अंदर से बच्चा पास नहीं कर सकता, इसलिए डॉक्टर कोई भी रिस्क नहीं लेती है और आपका सी सेक्शन कर देती है। देन सेकंड रीज़न, अगर आपको दर्द तो छिड़ गई है लेकिन काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तकरीबन 20 घंटे गुजर चुके हैं और आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है लेकिन दर्दें कॉन्टीन्यूसली हुई जा रही हैं, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर को उस कंडीशन के मुताबिक जो है वो सी सेक्शन की तरफ स्विच करना पड़ता है। या फिर अगर आपको दर्दें तो छिड़ गई हैं लेकिन वो टाइम के साथ साथ कम हो जाती हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा वीक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, तो उसकी वजह से भी डॉक्टर आपको सी सेक्शन रिकमेंड करती है। तो इसी वजह से अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें तो दर्दें भी हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से डॉक्टर ने जो है वो हमें सी सेक्शन का कह दिया। तो हो सकता है कि उसने पैसे लेने थे इसलिए कह दिया। ऐसा नहीं होता है, वो आपकी कंडीशन देख रही होती है और उसी के मुताबिक वो कोई ना कोई डिसीजन लेती है। देन नेक्स्ट रीज़न जो कि सबको पता है कि हो सकता है कि बेबी की पोजीशन ठीक ना हो, बेबी उल्टा हो या फिर उसका सर फिक्स ना हो रहा हो, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती। या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उसकी वजह से भी डॉक्टर यही कहती है कि आप अपना सी सेक्शन करवा लें, क्योंकि बच्चा अगर वीक होता है तो वो उन दर्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता। देन आपने सुना होगा कि अचानक से ब्लड प्रेशर माँ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी सी सेक्शन किया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई जो मिलती है माँ की तरफ से वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसलिए इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ता है। या फिर अगर माँ को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको होती हैं, तो उस टाइम पे भी सी सेक्शन किया जाता है, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की शुगर जो है, शुगर लेवल कम होने का ख़तरा होता है, इसलिए आपको सी सेक्शन की तरफ स्विच किया जाता है। और भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं, जैसे कि मल्टीपल बेबीज़ हैं, आपका प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, बच्चा बहुत नीचे की तरफ है, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहती है आपको प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर लो लेइंग प्लेसेंटा है, उसकी वजह से भी आपका सी सेक्शन किया जाता है। या फिर आपके पहले से बहुत ज़्यादा सी सेक्शन हो चुके हैं तो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है कि आपका सी सेक्शन ही होगा। या ये भी हो सकता है कि माँ को कोई ऐसी बीमारी है कि अगर बच्चा वजाइना के थ्रू पास करेगा तो उसको भी वो बीमारी लग सकती है, तो इसलिए भी आपको डॉक्टर सी सेक्शन का कहती है। तो ऐसे बहुत सी वजह बन जाती हैं उस टाइम पे जिसकी वजह से आपको एमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आप लाजमी डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि हमारा सी सेक्शन क्यों किया जा रहा है, वो आपको लाजमी गाइड करेगी और आपको बताएगी अगर आप उस चीज़ को समझ सकते हो तो। अब बात करते हैं कि सी सेक्शन का सारा प्रोसीजर क्या होता है, और इसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी।
जब भी आपका सी सेक्शन प्लान किया जाता है तो डॉक्टर आपको यही कहती है कि आपने तकरीबन 12 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। मतलब कि अगर आपका सुबह सी सेक्शन है तो वो आपको पिछले दिन के तकरीबन 12 घंटे का गैप दे देती है कि आपने कुछ भी नहीं खाना पीना। जैसे कि मेरा सी सेक्शन का टाइम था 2 बजे का, तो उसने मुझे कहा था कि आप रात का डिनर कर लो और उसके बाद बहुत सुबह सुबह उठकर आप लिक्विड इनटेक कर सकते हो। तो मैंने लिक्विड इनटेक किया था तकरीबन 6-7 बजे, और डिनर मैंने जो है वो पिछली रात का ही किया हुआ था। और उससे अगले दिन 2 बजे मेरा ऑपरेशन था, उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन मेरा ऑपरेशन 3 बजे हुआ था। 2 बजे आपको इसलिए बुलाया जाता है 1 घंटा पहले, ताकि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी की जा सके। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वो पेशेंट को ले जाते हैं, वहाँ पर उसका ड्रेस चेंज किया जाता है, देन उसको कैनोला लगाया जाता है जिसके थ्रू उसको लिक्विड्स दिए जाते हैं। ड्रिप इसलिए पहले लगा दी जाती है क्योंकि अगर ऑपरेशन के दौरान कोई भी ऐसी इमरजेंसी बन, आपको उसी के थ्रू इंजेक्ट कर सके। देन आपको पेशाब की नाली लगाई जाती है। जाहिर सी बात है ऑपरेशन के बाद आप फ़ौरन से नहीं उठ सकते हो, इसलिए आपको पेशाब की नाली लगा दी जाती है। देन ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद आपको इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे हम कमर का टीका भी कहते हैं। उससे आपका निचला हिस्सा सारा जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। इसके बारे में भी बहुत सी मिथ्स हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। जैसे ही आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपको फ़ौरन से लिटा दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद सेकंड्स में आपका जो निचला हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है। देन आपके पास इर्द गिर्द स्टाफ होता है जो आपके साथ कोऑपरेट करता है। आपके फेस और उस हिस्से के दरमियान जहाँ पे ऑपरेशन होना होता है वहाँ पर एक पार्टीशन कर दी जाती है, ताकि आप उस चीज़ को देख मत सको और उससे घबराओ ना। तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला था और मेरी डॉक्टर गायब हो गई थी, बाकी सारे मुझसे बातें कर रहे थे और वो मेरा ऑपरेशन भी करने लग गई थी, और मुझे पता भी नहीं लगा कि अच्छा वो ऑपरेशन करना स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता है। इवन मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा आपको खिंचाव महसूस होता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं थोड़ा घबरा गई थी। तो उस टाइम पे आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है ताकि आप ओवर ना हो जाओ और कोई हड़बड़ी में इधर उधर से जो है वो हाथ ना मारने स्टार्ट कर दो घबराहट से। तो इसलिए आपको थोड़ा एनेस्थीसिया दिया जाता है। देन आपका ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आपके ऑपरेशन के बाद आपको रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे इसलिए आपको भेजा जाता है ताकि आप डॉक्टर्स आपको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें कि आपकी ब्लीडिंग कितनी हो रही है, आपका बीपी तो ड्रॉप नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो वो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं तकरीबन 1 से 2 घंटे। अगर आपकी कंडीशन उस टाइम पे ठीक हो जाती है तो आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उस टाइम पे आपको थोड़ी सी कपकपी हो सकती है, वो नॉर्मल है, उस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। देन रूम में शिफ्ट करने के बाद तो सारे खुशियाँ मना रहे होते हैं और आते हैं आपसे मिलते हैं, लेकिन पेशेंट को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो बेहतर है कि उसे जितना हो सके रेस्ट दिया जाए और उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपने बेबी को फ़ीड करवाना होता है। तो आप इस चीज़ से मत घबराना और अपने बेबी को लाजमी फ़ीड करवाना। आपसे नहीं उठा जाता है तो इसलिए आप उधर स्टाफ मौजूद होता है, आप उसे कह सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें बेबी को फ़ीड करवाने में। इस सारे प्रोसीजर के तकरीबन 6 से 8 घंटे तक आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता है। वो इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपको ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि आपके ड्रिप लगी होती है और आपका सारा जो खाने पीने की जो खुराक है वो उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही होती है, और आपके पेशाब की नाली भी लगी होती है जिससे सारा ड्रेन आउट भी हो रहा होता है। तो इसमें कोई ऐसी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। लेकिन आपका मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको कहता है कि आप कोई भी टिशू हल्का से गीला करके या फिर कोई भी कपड़ा गीला करके इनके होठों पे लगा दें या फिर 1-2 कतरे इनके मुंह में डाल दें। इससे ज़्यादा वो आपको रिकमेंड नहीं करता है। 6 से 8 घंटे गुजरने के बाद डॉक्टर आपकी कंडीशन चेक करता है, तो उसके मुताबिक फिर वो आपको खाने पीने की इजाज़त देता है। लेकिन शुरू में आप कोशिश करें कि लिक्विड इनटेक लें और नरम ग़िज़ा खाएँ। बहुत ज़्यादा हैवी फूड की तरफ मत जाएं और ना ही कोई ऐसी फूड खाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं रिकवरी टिप्स की, कि जिससे हमारी सी सेक्शन की जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। तो आपकी रिकवरी उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिकवरी के लिए कि आपको पेन से छुटकारा मिले, तो उसके लिए आपको हाई डोज पेन किलर्स दिए जाते हैं
और उससे आपकी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डॉक्टर बार बार आती हैं और वो आपके पेट के ऊपर हाथ लगा के चेक करती हैं कि बच्चादानी का साइज़ कितना है। तो आप उस टाइम पे भी डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि मुझे तो पहले से ही इतना दर्द है और ये डॉक्टर बार बार आकर मुझे हाथ लगा के चेक कर रहा है, तो वो आपकी ही बेहतरी के लिए चेक कर रही होती हैं। देन सेकंड थिंग, आप जितना जल्दी हो सके अपना कैथेटर रिमूव करवा दें। मतलब एक तो आपके एक दिन और रात तो आपका गुजरता है उसके साथ, लेकिन उससे अगले दिन आप उसे मत रखें, क्योंकि आप में तो एक डर होता है कि मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मैं नहीं उठ सकती हूँ, तो उसकी वजह से आपका डर काफ़ी ज़्यादा रहता है और आप उसको लगा ही रखते हो कि मेरे से तो उठा नहीं जाएगा। लेकिन आप अपना कैथेटर रिमूव करवाएं और उठने की कोशिश करें। जितना जल्दी आप वॉक करेंगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है और आपका सी सेक्शन भी उतनी ही जल्दी रिकवर करेगा। वॉक करने से क्या होगा कि आपके जो सारा अंदर का सिस्टम है वो थोड़ा हरकत में आ जाएगा, आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, और जितनी जल्दी आप यूरिन पास कर लेंगी या फिर वॉशरूम चली जाएंगी तो ये एक साइन होता है कि सब कुछ अंदर नॉर्मल चल रहा है। अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाए और आप यूरिन पास ना करो तो आपको फ़ौरन गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि मेरे साथ ये इशू आ रहा है। आपसे खुद से वॉक नहीं किया जाता है, इसलिए आप स्टाफ की हेल्प ले सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हैं। पहले आराम से उठें और उसके बाद फिर छोटे छोटे से कदम लें और फिर वॉक करें। उस टाइम पे हो सकता है कि आपका सांस बहुत ज़्यादा फूले, क्योंकि सी सेक्शन में ये भी कंप्लेन आती है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं जैसे ही उठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सांस नहीं आ रहा। तो आप लंबी लंबी सांस लें, लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा। थोड़ी देर बैठेंगी, उसके बाद वॉक करेंगी, तो उससे भी आपकी ये चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। जब आप घर चले जाते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप रेस्ट करें। आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट लें, अपनी फैमिली की सपोर्ट लें और अपने बच्चे को संभालने में उनकी हेल्प लें। और जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे और जितनी हेल्दी फूड खाएंगे, जितना हो सकता है प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। शुरू के दिनों में मिर्ची और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। गोश्त, कीमा, यखनी, इस तरह की चीज़ें जितनी हो सकती है वो ज़्यादा लें। लेकिन कॉन्स्टिपेशन से भी आपने अवॉइड करना है। वो आपने कैसे करना है, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। उस टाइम पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो खून की कमी हो जाती है, तो इसलिए आपने पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है। और सेकंड थिंग, आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। अगर आपको ये डर लगता है कि मैं उठूँगी और मेरा ऑपरेशन जो है वो हिल जाएगा या फिर कोई मसला हो जाएगा, तो इसके लिए बाइंडर्स भी मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। वैसे तो हॉस्पिटल में ही आजकल जो है वो बाइंडर लगा दिया जाता है ताकि आपका ऑपरेशन एक जगह पर रहे, तो आपने उसके मामले में नहीं घबराना है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके हर पॉइंट को कवर किया होगा। सी सेक्शन से आप बिल्कुल भी मत डरें। अगर कोई भी ऐसा इशू बनता है कि आपको सी सेक्शन करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर के साथ लाजमी कोऑपरेट करें। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।